तो टॉपिक चल रहा गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। होपफुली आपने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट पर्टिकुलर लेक्चर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ही नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो सारे इंस्ट्रक्शन सारा कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो उसको देखा, अगर बाकी लेक्चर्स देखे हैं आपने तो नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। मेरा कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ लेना। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। आपकी जो भी दिक्कत, क्वेरी, परेशानी, प्रॉब्लम होगा उन सबको रिजॉल्व किया जाएगा। साथ में अगर आपके किसी भाई बंधु सखा मित्र को पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत हो ना, तो आप ये बात उन्हें कन्वे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पता ही है क्योंकि हर लेक्चर में बताता हूँ जब भी नया टॉपिक स्टार्ट होता है, राइट। तो ध्यान रखना है आपको क्रेडिट सिस्टम, साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट का। जस्ट इसमें भी लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि मेक श्योर टू चेक आउट अदर सब्जेक्ट पीवाईक्यू इन दिस चैनल। देखो चैनल को अगर आप विजिट करोगे ना, इसी चैनल को, तो प्लेलिस्ट खोलोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं फ्रॉम 1993, है ना, से अब तक, सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, वो भी डिटेल एनालिसिस के साथ। समझ रहे हो क्या? और साथ में ये भी है कि ना केवल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बल्कि सीएपीएफ और सीडीएस में भी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, वो सारे आपको एक ही जगह पे कंपाइल्ड वे में प्रॉपर एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे। तो चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। पहला क्वेश्चन आपके सामने। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 जमींदार जो है वह रिक्वायर्ड टू इशू पट्टा, उन्हें पट्टा इशू करना पड़ता था, किसको? फार्मर्स को, विच वेर नॉट इशू बाय मेनी जमींदार, मतलब बहुत सारे जमींदार इशू नहीं करते थे। उसका रीजन क्या था, क्यों नहीं करते थे? चार ऑप्शन। पहला, जमींदार जो है ट्रस्टेड बाय द फार्मर, बिल्कुल नहीं। दूसरा, देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार, बिल्कुल सही। देखो उस टाइम पे जमींदारों ऑफिशियल कोई चेक नहीं था कि आप पट्टा इशू कर रहे हो कि नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के पास, ब्रिटिशर्स के पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इसके लिए भी फंड एलोकेट करें कि ऑफिशियली चेक हो। ओके, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही मेन रीजन था। अब आ जाते हैं डिटेल पे। देखो अपॉन द जमींदार द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू मॉनिटर द जमींदार इफेक्टिवली, है ना। उस टाइम पे उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं थे मॉनिटर करने के लिए। दैट्स व्हाई वो पट्टा इशू नहीं करते, मतलब ऑफिशियल चेक नहीं करते थे। अब जमींदारी सिस्टम को पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि उसका इम्पेक्ट क्या पड़ा कल्टीवेटर्स पे, जमींदार्स पे और इवन ब्रिटिशर्स पे। ठीक है, वन बाय वन सारा कुछ समझो। तो कल्टीवेटर्स मतलब फार्मर्स की बात की जाए तो उनपे क्या इम्पेक्ट हुआ, तो देखो उनको हाई रेंट देना पड़ता था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था हाई रेंट लेकर, है ना, बाई जमींदार। दूसरा, उनके पास हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती थी कि कल को जमींदार जो है हमारी जमीन, मतलब इस जमीन को किसी और को ना दे दे हाई रेंट के लिए। तो हमेशा इनसिक्योरिटी बनी पड़ रहती थी और वो बहुत ज्यादा उधारी में हो जाते थे। कैसे? समझो, जमींदार से उन्होंने लैंड लिया, अब वो उस पर्टिकुलर लैंड पर, उस जमीन पर उन्हें क्या करना पड़ता था? रेंट चुकाना पड़ता था। अब वो रेंट जो है, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या करना पड़ता? पैसे तो देने हैं जमींदार को, तो उसके लिए वो तीसरे पर्सन से क्या लेते? उधारी लेते। तो आप ये देख रहे हो ना, विशियस साइकिल ऑफ डेट स्टार्ट हो गया कि एक को चुकाने के लिए दूसरे से लिया, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरे से लिया, तो ये विशियस साइकिल में वो फंस जाते थे। और चौथा पॉइंट ये है कि इविक्शन थ्रेट, कि अगर उन्होंने पैसे नहीं चुकाए, किसका? रेंट को पैसे नहीं दिए, इन दैट केस जो जमींदार है उनको बेदखल कर सकता है, लैंड से हटा सकता है। बोलो एकदम क्लियर। तो ये चार पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए मेंस एग्जाम के लिए, ऑब्वियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जमींदार का क्या स्ट्रगल था? ऐसा नहीं कि उनके पास स्ट्रगल नहीं था, बिल्कुल था। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पहले से ही हाई रेंट जो है करके रखती थी। उस टाइम पे ऑब्वियस ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1793 तक। ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट अंडर में कब आया था इंडिया? 1858 में। होपफुली ये बेसिक चीज आपको मालूम है। तो उनसे हाई रेवेन्यू पहले ही डिमांड करती थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी की। इतना फिक्स कर दिया, रेवेन्यू देना ही देना है। एक तो ये उनका क्या था? स्ट्रगल था। दूसरा, रिस्क ऑफ लॉस, कि अगर जमींदार जो है इतना रेवेन्यू नहीं दे देते हैं कंपनी को, तो इन दैट केस वो जमींदारी राइट को खो देंगे। साथ में लैक ऑफ इंसेंटिव, कि जमींदार वे आर मोर इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग रेंट, उनको केवल रेंट से मतलब था, बल्कि वो इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करते थे लैंड इंप्रूवमेंट पे। तो ये था उनका स्ट्रगल। अब लिमिटेशन फॉर दी कंपनी, कंपनी पे क्या लिमिटेशन थी? तो ग्रोइंग कल्टीवेशन। ग्रोइंग कल्टीवेशन क्या है कि एक बार अगर कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ, इन दैट केस उन्हें उसका बेनिफिट नहीं मिलता था, सारा बेनिफिट जमींदार ले जाते थे। ऐसा क्यों? समझो, उसने तो फिक्स कर दिया ना कि ये पर्टिकुलर लैंड पे हमें मान लेते हैं उस टाइम के हिसाब से 5,000 रुपए चाहिए। कितना? 5,000 चाहिए रेंट। अब इस पे मान लो कि जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो गई, है ना, इंक्रीज कल्टीवेशन हो गया, इन दैट केस इसको तो फिक्स 5,000 ही मिलेगा ना, है ना। तो इसलिए उसका ग्रोइंग कल्टीवेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता था।
रेवेन्यू कंस्ट्रेंट की कंपनी कुड नॉट एडजस्ट द परमानेंट रेवेन्यू डिमांड डिस्पाइट चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन। देखो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रहा था, लेकिन उसने क्या किया कि जो परमानेंट रेवेन्यू डिमांड है उसको चेंज नहीं किया। अगला स्टेगनेंट इनकम, ऑब्वियस है अगर एक बार फिक्स कर दिया तो कई सालों के लिए उतना ही उसको इनकम मिलता रहेगा, चाहे प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा। ठीक, होपफुली आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में क्लियर होगा। मेंस एग्जाम के लिए भी उसको हमने पहले डिटेल में कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भागवत गीता इनटू इंग्लिश? तो वो कौन था? चार्ल्स विल्किंस जो है वो पहला इंसान था, विल्किंस, जिन्होंने ट्रांसलेट किया। देखो ध्यान से, इसका टाइम पीरियड है 1749 से 1836, बिल्कुल नहीं याद रखना है, बस ये ध्यान रहे कि उसने 1785 में पब्लिश किया डायलॉग ऑफ कृष्णा एंड अर्जुना। ठीक है, वो पहला इंग्लिशमैन था जिसने ट्रांसलेट किया भागवत गीता को इनटू इंग्लिश। ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not a feature of the Government of India Act of 1935? ध्यान है, नॉट अ फीचर पूछा है तो नॉट अ फीचर देख लेते हैं। डायरकी एट सेंटर एज वेल एज प्रोविंस, बिल्कुल नहीं। प्रोविंस को तो उसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया, डायरकी जो है सेंटर पे केवल इंट्रोड्यूस किया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अभी बताया एकदम से। ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल, जो कि कभी एग्जिस्टेंस में आई नहीं, क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो बी सी डी सही है, गलत हमसे पूछा था, हाँ, तो ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। होपफुली आपको बहुत ही डिटेल में सारा कुछ पता है, कितनी बार तो कर लिया, बोलो हाँ ना। तो देखो, एडॉप्शन ऑफ डायरकी कहाँ? एट सेंटर, जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट बनाया। दिस प्रोविजन ऑफ एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल, है ना, ये भी कहाँ ऑपरेशन में नहीं है। दूसरा बिल्कुल करेक्ट है कि इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस, है ना। तो इन 6 प्रोविंसेस के नाम थे उस टाइम पे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंसेस, मतलब आज का यूपी, है ना। अच्छा एक बात बताओ, आज भी देखा जाए तो ये 6 के 6 प्रोविंसेस हैं क्या, जहाँ पे क्या है, बाइकैमरलिज्म, मतलब अपर हाउस भी है वहां पे और लोअर हाउस भी है, मतलब स्टेट असेंबली भी है और स्टेट काउंसिल भी है, बोलो हाँ ना। ओके, तो होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि उसका नींव कहाँ पे डाला गया था। तीसरा भी करेक्ट है, चौथा भी करेक्ट है, मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंस वाज अप्लाइड टू द, इंपीरियल प्रेफरेंस क्या होता था? एक प्रिविलेज है ब्रिटिश इंपोर्ट पे, कि ब्रिटिश इंपोर्ट को एक स्पेशल प्रिविलेज मिलता था, लेकिन अगर इंडिया से कोई सामान बाहर भेजना है तो उस पर बहुत ज्यादा हाई टैरिफ लगाया जाता था, तो इसको बोला गया इंपीरियल प्रेफरेंस। ये कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन पहला ही दिख गया एकदम, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखो ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन, कि जो टर्म है इंपीरियल प्रेफरेंस रिफर टू द ग्रांटिंग ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व मिनिमल या फिर नो चेंजेस चार्जेस ऑन द ब्रिटिश गुड ब्रॉट इनटू इंडिया व्हाइल इंडियन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन फेस सिग्निफिकेंट ड्यूटीज। ध्यान रहेगा। ओके, इसलिए हमारा जो इंडस्ट्री है कभी डेवलप ही नहीं हो पाया। अब उसका मेन रीजन कुछ और था, अभी इस क्वेश्चन में समझाता हूँ मेन रीजन क्या था। देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। देखो तुरंत क्वेश्चन आ गया, वाह। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, क्यों? ऐसा क्यों? एब्सेंस ऑफ हेवी इंडस्ट्री, ये तो बात था। स्कैरसिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, ये भी ठीक है। स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नहीं, हमारे पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज थे। प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड, ये मेन रीजन है। चारों के मतलब बाकी रीजन तो सही है, पहला दूसरा, लेकिन चौथा जो है मेन रीजन था। ऐसा क्यों? कि रिच जो है इन्वेस्ट नहीं करते थे, और वो इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट ना करके लैंड में करते थे, क्योंकि वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट थी लैंड में, है ना। जमीन खरीद कर सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। साथ में वो एक प्रेस्टीज, है ना, एक स्टेटस की बात होती थी कि इनके पास इतनी जमीन है, समझ रहे हो क्या? दैट्स वाई जो रिच पीपल थे उस टाइम पे वो इन्वेस्ट करते थे लैंड में। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन। देखो, in addition, the British government encouraged the rich Indian to क्या करने के लिए? Invest in land rather than in industry. This was because land was seen as a safe investment and it gave the rich Indians a social status. As a result of this policy, there was no independent development of industry in India during British rule. The Indian economy remained largely क्या agriculture और backward ही रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the most short lived of all of Britain's constitutional experiment in India was, तो कभी कभार जल्दी जल्दी बोलने में, है ना, फंबलिंग हो जाती है, तो माफ कीजिएगा उसके लिए। तो 4 ऑप्शन है, कौन कौन सा? देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1860 बनाया था, उसके बाद अगला कब आया था? 1892 में आया। कब आया? 1892 में आया। अब दूसरा क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892,
मतलब इन दोनों के बीच में कितना, लगभग 30 साल का गैप है ना। अब 92 कब तक चला, 1919 तक, 1909 तक चला। कितने का गैप है, अरे भाई बताओ, 8 9 17 साल का गैप है लगभग। फिर उसके बाद अगला कब आया, 1919 में आया, तो लगभग 10 साल का गैप है। तो बताओ सबसे कम कौन चला, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 जो है सबसे कम चला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना करेक्ट आंसर इसका। होपफुली आपने एकदम डिटेल में एनालिस कर लिया कि लगभग 10 सालों के लिए चला। अब फीचर देख लेते हैं उसका, इसका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 का, कि इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द। अच्छा इसको डिटेल में देख लेना, जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखते हैं कि उसने क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नंबर बढ़ा के 16 मेंबर से 60 मेंबर कर दिया, और नंबर ऑफ मेंबर इन दी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को यूनिफॉर्म नहीं रखा। साथ में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रही ही, मेंबर ऑफ ऑल द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, और ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन किया कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। किसने, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने। इट इनलार्ज द डेलिबरेटली फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल, जैसे member were allowed to ask supplementary question, move resolution on the budget and so on। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था आपको पता ही है, बार बार हमने बताया है, एक बार फिर से बताते हैं कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो बने फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन दी वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ध्यान रहे, अभी तक कोई एग्जीक्यूटिव में नहीं आया हुआ था, सारे के सारे जो भी लोग नॉमिनेट हुए थे ऑफिशियली और अनऑफिशियली वो सब लेजिस्लेटिव के पार्ट है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव वायसराय के एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट मेंबर आया वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब, जो कि लॉ मिनिस्टर बने। क्या बने, लॉ मेंबर। ओके, और लास्ट पॉइंट है कि इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जमींदार। इन सबको क्या मिला, सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव मिला। और कम्युनल अवार्ड किसको मिला था, मुस्लिम को। होपफुली आपको एकदम क्लियर होगा ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन। अब इधर है कमिटी और इधर है उसका एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड किया था, याद करो, होपफुली आपको याद हो क्या, कि एक तरफ लिस्ट था, कब था, कौन उस टाइम पे वायसराय या फिर गवर्नर जनरल थे, वो सारा कुछ मैंने आपको प्रोवाइड किया था। तो हर्टॉग है ना, हर्टॉग कमेटी किसके लिए जानी जाती है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया और पोटेंशियलिटीज ऑफ इट्स फर्दर प्रोग्रेस। मतलब ये समझो कि हर्टॉग कमेटी जो है रिलेटेड है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन से, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है। तो बी का चौथा होगा, तो बी का चौथा किसमें है, वो है बी में और डी में। ठीक है, अगला हंटर इंक्वायरी, आपको पता है हंटर किसके लिए था, जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए था, तो सी का पहला हो जाएगा। अब सी का पहला किसमें है, सी का पहला है चौथे में और पहले में। पहला नहीं हो सकता तो चौथा आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 24-13, है ना। तो बटलर कमेटी रिलेटेड था रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन स्टेट और पैरामाउंट पावर, ये हमने देखा था ऑलरेडी बटलर कमेटी को। हर्टॉग हो गया, हंटर कमेटी आपको पता ही है, और मुद्दीन कमेटी जो है वो थी वर्किंग ऑफ डायरकी एट लेट डाउन इन दी मोन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उसके लिए कौन सी बनी, मुद्दीमन कमेटी बनी। होपफुली आपको चारों कमेटी और उनका काम क्या था एकदम क्लियर हो। अब वो डेट भी देख लो कि अगर हर कोर्ट बटलर कमेटी की बात करें तो वो 1923 में बनी थी, क्लैरिफाई किया ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। ठीक है, और हर्टॉग कमेटी का डेट देख लो 1929, किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से, बाय द साइमन कमीशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड लेड बाय फिलिप हर्टॉग। क्या नाम था उसका, फिलिप हर्टॉग। एम टू एड्रेस इशू इन एजुकेशन, इट प्रायोरिटाइज मास एजुकेशन, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम किया इन प्राइमरी स्कूल में जैसे कि वेस्टेज एंड स्टेगनेशन, और रिकमेंड किया गवर्नमेंट ओवरसाइट। इट ऑल्सो सजेस्ट किया कि करिकुलम रिफॉर्म करो। सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में एडवोकेट किया वुमेन एजुकेशन के लिए, और हाईलाइट किया नीड फॉर इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज। ध्यान रहेगा इतना। ओके, हंटर कमीशन हमने पहले भी देखा है, और मुद्दीमन कमीशन अभी बता ही दिया। डेट ध्यान में रखो किसके लिए था, ये ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following leaders did not believe in the drain theory of दादाभाई नौरोजी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो दादाभाई नौरोजी ने दिया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसको कौन नहीं मानता था, बाल गंगाधर तिलक जी बिल्कुल मानते थे। आरसी दत्ता तो वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट कर रहा ब्रिटेन, ऐसा लिखा था उन्होंने। एम जी रानाडे साहब मानते थे, लेकिन सर सैयद अहमद खान ऐसा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि नहीं, अंग्रेजों की वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी है ना, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा उस पर, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं। और ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज नॉट एज सीवियर एज नौरोजी हैज क्लेम, है ना, दादाभाई नौरोजी हैड क्लेम। उनका कहना था कि नहीं ऐसा नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब दादाभाई नौरोजी ने क्या बोला, ध्यान से समझो फिर से। अच्छा इधर है तो बता ही देता हूँ, नहीं है बता देता हूँ। उनका कहना था कि इंडिया से 30 से 40 मिलियन डॉलर, कितना, 30 से 40 मिलियन डॉलर हर साल ड्रेन हो रहा था, बाहर जा रहा था, और वापस कितना इन्वेस्ट हो रहा था, केवल और केवल 2.5 लाख यूरो।
सॉरी ये मिलियन डॉलर नहीं है, यूरो है। किसमें है? यूरो में। और केवल 2.5 लाख जो है यूरोज वो वापस आ रहा था। समझ रहे हो क्या? तो इतना ज्यादा गैप था, इस वजह से इतना ज्यादा ड्रेन हो रहा था हमारा वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पे ही आ गया भाई दादा भाई नौरोजी। क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द ड्रेन थ्योरी एज प्रोपाउंड बाय द दादा भाई नौरोजी, दैट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री वेयर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन। ये तो था, लेकिन मेन रीजन क्या था कि दैट अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया गॉट नो मटेरियल रिटर्न। बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट देखा जाए करेक्ट रीजन बिल्कुल बी है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है यही बताती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ, हाँ ये है देखो, फैक्ट है कि 150 मिलियन डॉलर, सॉरी डॉलर नहीं यूरो, 150 मिलियन यूरो एवरी ईयर क्या होता था, इंडिया लूज कर रहा था। अब यहाँ पे 150 है, किसी एक क्वेश्चन में 30 से 40 मिलियन यूरो था। तो आप दोनों जो है, तो एस्टिमेट वेरी करता है। कहीं पे भी अगर आप ऐसा देखो कि हाई अमाउंट है ना, तो आप मार्क कर सकते हो करेक्ट। अब बात करते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। क्या क्या? एक्सेस ऑफ द एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट, पता ही है आपको। द हाई सैलरी पेड टू ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया विच वेयर देन सेंड बैक टू, जो अपना घर भेज देते थे कहाँ, ब्रिटेन। प्रॉफिट मेड बाय ब्रिटिश कंपनी इन इंडिया विच वेयर ऑल्सो सेंड बैक टू ब्रिटेन। ये सारे के सारे क्या थे, ड्रेन थ्योरी के थे रीजन की। इस वजह से हमारा जो वेल्थ है, इंडिया का वेल्थ है, वो बाहर जा रहा है। साथ में एक पॉइंट और है कि द कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री इन इंडिया विच वाज पेड फॉर बाय द इंडियन गवर्नमेंट, है ना, तो भी कहाँ जा रहा था, ऑब्वियस है आउट ऑफ इंडिया। दैट्स वाई ये सारे के सारे ड्रेन थ्योरी के लॉजिक थे। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ वेल्थ ड्रेन फ्रॉम इंडिया। क्या हुआ उसका इम्पैक्ट? तो रिड्यूस हुआ लोकल सर्कुलेशन ऑफ मनी, और स्टाइफल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। मतलब कि जो ग्रोथ हमारे यहाँ ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का होना चाहिए था ना, वो रुक गया। समझ रहे हो क्या? तो ये दूसरा पॉइंट का मतलब हुआ। तीसरा पॉइंट, इम्प्रोवाइजमेंट ऑफ पीजेंट्री, ये भी नहीं हो पाया ड्यू टू, ऑब्वियस हमारे यहाँ का जो वेल्थ था वो अगर बाहर चला जा रहा, हमारे पास वेल्थ ही नहीं बचेगा तो हम कैसे इंप्रूव करेंगे। और कैपिटल शॉर्टेज और इंडस्ट्रियल स्टेगनेशन हुआ, इनहिबिटेड कैपिटल फॉर्मेशन, स्क्यूड सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और अंडरमाइंड सेल्फ रिलायंस। ये सब के सब रीजन थे किसका, इम्पैक्ट का, वेल्थ ड्रेन थ्योरी का। बोलो एकदम क्लियर है क्या? गुड, मेंस के लिए है आपके, तो उसको आपको पॉइंट वाइज ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय, किसके द्वारा? तो मैकाले, आपको ध्यान ही होगा मैकाले को बोलते हैं। मैकाले मिनट्स ऑफ 1835 जो था वो था बेस बना किसका, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब इसी ने दिया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो देखो ध्यान से, फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मैकालेज मिनट ऑफ 1835। इस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में थॉमस बबिंगटन मैकाले एम्फेसाइज किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि दिस अप्रोच वुड क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियन जो ब्रिटिश वैल्यू और इंटरेस्ट शेयर करेंगे। और दिस मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन एजुकेशनल पॉलिसी, प्रमोटिंग वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर इन इंग्लिश एज द प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, और उसने बोला कि इंडियन इन ब्लड और कलर, लेकिन इंग्लिश होंगे टेस्ट में, ओपिनियन में, मोरल्स में और इंटेलेक्ट में। इसी को क्या बोला गया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या दिया गया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मैकाले ने सजेस्ट किया कि लिमिटेड नंबर ऑफ इंडियन को अगर हम इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब शुड रिसीव गवर्नमेंट एजुकेशन, जो क्या करेंगे फिर डिसेमिनेट करेंगे नॉलेज टू दी ब्रॉडर पॉपुलेशन, नोन एज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन अप्रोच। ठीक है, अब इंडियन ब्रिटिश आइडेंटिटी का भी एक उसमें पॉइंट था, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था कि हिज विजन एम टू कल्टिवेट इंडियंस हु कुड अलाइन विद ब्रिटिश इंटरेस्ट, बीइंग इंडियन बाय ब्लड एंड कलर लेकिन इंग्लिश बाय लाइक्स, बिलीव, मोरालिटी और इंटेलेक्ट। ओके, ये था इंडियन ब्रिटिश आइडेंटिटी। तो ये सारे के सारे मैकाले मिनट्स ऑफ 1835 के ऑब्जेक्टिव थे। क्या, एक्सक्लूसिविटी ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यूनिवर्सिटी क्लोजर, है ना, और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी और इंडियन ब्रिटिश आइडेंटिटी। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर। अच्छा, उसके फीचर क्या क्या थे? प्रमोशन ऑफ यूरोपियन एजुकेशन, है ना, और स्टाइपेंड और एजुकेशन। ये क्या है कि न्यू स्टूडेंट एंटरिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द कमिटी वुड नॉट रिसीव स्टाइपेंड, हाउएवर एक्जिस्टिंग जो प्रोफेसर है और स्टूडेंट है वो उनको स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन नए स्टूडेंट को स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ओरिएंटल वर्क फंड क्या बोलता है कि गवर्नमेंट फंड वुड नो लॉन्गर सपोर्ट द पब्लिकेशन ऑफ ओरिएंटल वर्क। समझ रहे हो क्या? केवल इंग्लिश में करोगे तभी होगा, ओरिएंटल वर्क को कोई भी सपोर्ट। नेक्स्ट है कि फ्यूचर एलोकेशन। मैकालेज ने प्रपोज डायरेक्टेड फ्यूचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सक्लूसिवली टू
इंग्लिश लिटरेचर और साइंस एजुकेशन फॉर इंडिया। समझ रहे हो, इंग्लिश लिटरेचर के लिए और साइंस एजुकेशन के लिए ही क्या किया, फ्यूचर एजुकेशन के लिए उसने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायसराय वाज द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट हिज काउंसिल टू शिमला। शिमला आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटीज है, आपको मालूम होगा। समर में उसने शिमला शिफ्ट कर दिया अपने किसको, काउंसिल को। तो वो कौन था, जॉन लॉरेंस था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन कि 1863 में, कब, 1863 में वायसराय ऑफ इंडिया जो कि था जॉन लॉरेंस डिसाइड किया शिफ्ट द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश राज, कहाँ, शिमला में। शिमला लोकेटेड इन फुट हिल ऑफ हिमालय, सारा कुछ आपको पता ही है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला इधर न्यूज़पेपर है इधर एडिटर है, तो बोलो कौन सा करेक्टली ना मैच नहीं है। तो नवजीवन ऑब्वियस है महात्मा गांधी, महारत्ना बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लेकिन वॉइस ऑफ इंडिया जो है गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, और दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन डी जो है गलत है, उसका करेक्ट क्या है, दादा भाई नौरोजी वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है ना, एडिट करते थे। तो बाकियों के बारे में आप डिटेल देख लो। नवजीवन वाज अ न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय महात्मा गांधी, कब, 1919 में, और ही सर्व्ड एज इट्स एडिटर। महारत्ना की बात करें तो एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश बाय बाल गंगाधर तिलक, कब, 1881 में, सोचो इतना पहले। बंगाली एक प्रोमिनेंट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने फाउंड किया था 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेस्ली। याद कीजिए इससे पहले सब्सिडियरी अलायंस जैसा काम कौन करता था, डुप्लेक्स करता था, किसका, फ्रेंच का। ओके, तो सब्सिडियरी अलायंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या बोला है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, चारों स्टेटमेंट देखते हैं। पहला, ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देयर एलाई, बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा। एलाई वाज फ्री टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अदर रूलर्स, या फिर एंगेज इन वारफेयर, बिल्कुल नहीं, फ्री नहीं था, उसको कंसल्ट करना पड़ता था, राय लेनी पड़ती थी, किससे, ऑब्वियस है लॉर्ड वेस्ली से। ठीक है, तो ये दूसरा बिल्कुल गलत होगा, बाकी पहला सही है। तीसरा भी ठीक होगा, फिर चौथा भी ठीक होगा, क्योंकि गलत ही पूछा था, गलत हमसे मिल गया। बाकी तीसरा चौथा फिर से देखते हैं कि इन द टेरिटरी ऑफ द एलाई अ ब्रिटिश आर्म्ड कंटीजेंट्स वुड बी स्टेशन। ठीक है, साथ में एलाई वुड आल्सो हैव टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्म्ड कंटीजेंसी। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है। इससे आपको एक फीचर भी पता चल गया सब्सिडियरी अलायंस का, दूसरा नहीं है। क्यों नहीं है मैंने बता ही दिया, होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये देखो सब्सिडियरी अलायंस के बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं कि एक सिस्टम था, इंट्रोड्यूस किया था वेस्ली ने, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटेन था उस टाइम पे, कब से कब तक, 1798 से 1805 तक। He was a policy designed to expand or consolidate British control over the Indian princely state. कुछ प्रोविजन क्या है, वो चारों के चारों मैंने जो पॉइंट बताया ना ऑप्शन में, वो चारों है मोर और लेस सारे के सारे क्या प्रोविजन उस पर्टिकुलर सब्सिडियरी अलायंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 में हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस किया एक बिल इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी और फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। तो ऐसा कौन इंडिविजुअल था जिन्होंने वो बिल इंट्रोड्यूस किया, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डेट भी ध्यान रखना है आपको, 1911 गोपाल कृष्ण गोखले इंट्रोड्यूस अ बिल इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी और फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। हालांकि बिल वाज नॉट पास, क्यों, क्योंकि बट इट हेल्प टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इशू एंड पेव द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, कब, बाद के सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्ट फिफ्थ ऑफ द 1843 रिलेटेड टू स्लेवरी इन इंडिया इज करेक्ट। करेक्ट पूछा है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, चाहो तो कॉमन सेंस के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इट गिव द मास्टर द राइट टू विलफुली कीप देयर स्लेव टाइड टू देयर स्टेट। अब बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है कि लोग अवेयर हो रहे हैं, अपने राइट्स के बारे में जान रहे, मूवमेंट चल रहा है ना, रिजोल्यूशन हो रहा थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो अब बताओ उस टाइम पे ये थोड़े ना ऐसा कुछ थोड़े ना वर्डिक्ट निकलेगा किसी कोर्ट का। अगला, इट डिनाइड द मास्टर द यूज ऑफ कोर्ट टू असर्ट देयर क्लेम ऑन द स्लेव। बिल्कुल ये सही हो सकता है, लेकिन बाकी भी पढ़ेंगे। द लॉ कोर्ट्स एंड मास्टर वर्क जॉइंटली इन रिजॉल्विंग द केस ऑफ डिसरेक्शन, बिल्कुल गलत। स्लेव बिकम द ओनर ऑफ द लैंड, एकदम गलत। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखो ध्यान से क्या बोलता है कि एक्ट फिफ्थ ऑफ द 1843 रिलेटिंग टू स्लेवरी इन इंडिया डिनाइड किया मास्टर द यूज ऑफ कोर्ट, क्या करने के लिए, टू असर्ट देयर क्लेम ऑन द स्लेव। इसका मतलब ये हुआ कि स्लेव कुड नो लॉन्गर बी फोर्स टू स्टे विद देयर मास्टर एंड दे वर फ्री टू लीव और सीक एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। दिस एक्ट आल्सो मेड इट इलीगल टू सेल या फिर ट्रांसफर स्लेव्स, और इट प्रोवाइडेड फॉर द पनिशमेंट ऑफ दोज हु वायलेट द लॉ। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिजर्व किया सीट फॉर वुमेन कहाँ इन लेजिस्लेचर इन अकॉर्डेंस विद द अलोकेशन ऑफ सीट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। देखो ध्यान से, ये क्या हमने पढ़ा है क्या कहीं ना कहीं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने क्या किया? रिजर्व किया लेजिस्लेटिव में सीट किसके लिए? वुमेन्स के लिए। ध्यान रहेगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट या फिर कमीशन। याद कीजिए, इसको भी अपन ने किया था कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने, है ना, एक फेडरल कोर्ट स्टेब्लिश करने की बात की, जो कि हुआ भी था कब? 1937 में। वो काम करता रहा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब तक? जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में स्टेब्लिश नहीं हो गया। बोलो एकदम क्लियर। गुड। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सारा कुछ पता है क्या? ओके, ये देखो, द फेडरल कोर्ट वाज इनऑगरेटेड ऑन 1 अक्टूबर 1937 और वो फंक्शन किया कब तक? जब तक स्टेब्लिश नहीं हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1950 में। ध्यान रहेगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन अभी हमने पढ़ा। अपॉइंट किया सर्वे द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। डेप्रिकेटेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने ओवर रूल द डिस्पैच ऑन दी, इतना भी नहीं, इंडोर्स किया उसने डिस्पैच ऑफ 1854 विथ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द प्राइमरी एजुकेशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ से क्या क्या ध्यान में रखना है? हंटर कमीशन, उसका डेट, है ना, किसके रिगार्डिंग एजुकेशन के, है ना, डिस्पैच ऑफ 1854 भी ध्यान में रखना है। क्या है अभी समझा देता हूँ। देखो, हंटर कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था? वायसराय ऑफ इंडिया उस समय लॉर्ड रिपन इन 1882 टू सर्वे द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। कमीशन का रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ 1883 में, इंडोर्स किया डिस्पैच ऑफ 1854 और रिकमेंड किया ग्रेटर एम्फेसाइज टू बी प्लेस कहाँ पे? प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेजर रिकमेंडेशन क्या थे हंटर कमीशन के? देखो ध्यान से। पहला था प्रेफरेंस वाज गिवन टू लिटरेट कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट जॉब इन द लोअर लेवल। मतलब along with expansion of primary school in backward district में प्रेफरेंस लिटरेट कैंडिडेट को दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, लोअर लेवल पे। और डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड्स वेयर इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अंडर द लोकल सेल्फ एक्ट। ठीक है, ये सारा कुछ क्या था? रिकमेंडेशन था हंटर कमीशन का रिगार्डिंग एजुकेशन। अच्छा, 3 पॉइंट और है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंडरी स्कूल वेयर टू बी स्टेब्लिश बाय प्राइवेट पार्टीज विद फंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। अगला, सेकेंडरी स्कूल करिकुलम वाज आल्सो रिवाइज्ड विद एकेडमिक और वोकेशनल कोर्सेज डाइवर्सिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। लास्ट है कि मिशनरी स्कूल वेयर डिस्करेज्ड और इंडियन पार्टिसिपेशन इन द प्राइवेट स्कूल सिस्टम वाज सॉलिसिटेड बाय द राज। ये सारे के सारे रिकमेंडेशन थे किसके? हंटर कमीशन के। मेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना सारे के सारे। ओके, होपफुली कीवर्ड मैंने आपको बता दिया। अगर आपको किसी में डाउट हो तो उसको थोड़ा पढ़ लेना। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है, दैट्स वाई मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। होपफुली आपको क्लियर होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज के लिए है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। देखो, जब तक चलोगे नहीं, है ना, जब तक आगे बढ़ोगे नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि मंजिल मिलेगी कि नहीं। तो अगर मंजिल को पाना है तो आगे बढ़ते जाना होगा, है ना। अच्छा, इससे मेरे को एक बात याद आती है कि बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं चलने से कि अरे दुख दर्द मिलेगा, दिक्कत होगी, पास होंगे, फेल होंगे, पता नहीं, डर लगता है उन्हें, है ना। तो इस पे मेरे को अर्जुन सिसोदिया जी की 4 लाइन है जो कि बहुत याद आती है। वो कहते हैं, क्या, सुनाई देता हूँ आपको पूरा। अच्छा, तो एक काम करो फिर, अगर आपको सुनना है तो रुको, अदरवाइज जाओ नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। अगर आपको ये पोएम पोएट्री वगैरह में इंटरेस्ट है, सुनना अच्छा लगता है, तो रुक जाओ, अदरवाइज बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बाकी लोग जा सकते हैं। तो इस पोएम का नाम है अर्जुन सिसोदिया द्वारा युद्ध नहीं जिनके जीवन में। ओके, युद्ध नहीं जिनके जीवन में। ओके, अभी सुना देता हूं आपको पूरा का पूरा। युद्ध नहीं जिनके जीवन में। ओके, नो प्रॉब्लम, दूसरे पे देख लेते हैं। तो अर्जुन सिसोदिया, युद्ध नहीं जिनके जीवन में। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेंगे जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना। बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना।
जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को सकुटुंबिक जाना पड़ता, और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। दासी बनकर के भरती है पानीपत रानी पनघट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में। ये अनवरत लड़ा जाता है, होता युद्ध विराम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। हर रिश्ते की कुछ कीमत है, हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता, और प्राण पड़ से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। सच ने मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषी, दशरथ मिटे वचन की खातिर, राम जिए होकर वनवासी। पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा, देनी पड़ी नियति के कारण सीता को भी अग्नि परीक्षा। वन को गई पुनः वैदेही, निरपराधी सुनो अकारण, जीती रही उम्र भर बनकर, त्याग और संघर्ष का उदाहरण। लिए गर्भ में निज पुत्रों को, वन का कष्ट स्वयं ही झेला, खुद के बल पर लड़ा सिया ने, जीवन का संग्राम अकेला। धनुष तोड़कर जो लाए थे, अब वो संग में राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है, जीवन एक संग्राम नहीं है, जीवन एक संग्राम नहीं है।